ये है दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी जो तकरीबन पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। अमेरिका के सारे बड़े बैंक, तकरीबन सारी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, सारा मेनस्ट्रीम मीडिया और पूरी दुनिया का 10% ट्रेडेड स्टॉक भी इस एक कंपनी की ओनरशिप में आता है। 2022 में इस कंपनी के पास $15 ट्रिलियन के एसेट थे जो पूरे अमेरिका के जीडीपी का 70% बनता है। ये कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अब दुनिया की टॉप गवर्नमेंट भी इसकी मर्जी के बगैर फैसला नहीं कर सकती। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त होने वाली तमाम जंगों और इकोनॉमिक क्राइसिस में इस एक कंपनी का कहीं न कहीं हाथ है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आपने शायद इसका नाम आज से पहले कभी सुना भी नहीं होगा और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो इस वीडियो में आगे चलकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ये भी कि कैसे एक कंपनी पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लाने जा रही है जिसके नतायज शायद इतने खतरनाक होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लैरी फिंक इस कंपनी का सीईओ शायद इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। ये लैरी फिंक आखिर है कौन और कैसे इतना पावरफुल बना कि आज दुनिया के होने वाले तमाम वाक़ये में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये और इसकी कंपनी इन्वॉल्व होती हैं। लैरी 1952 में लॉस एंजलिस की एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ। लैरी के मुतालिक कहा जाता है ही ऑलवेज हंग्री फॉर पावर और इसीलिए इसने अपने कैरियर की शुरुआत पॉलिटिक्स से की। लेकिन जल्द ही इसे एहसास हो गया कि असली ताकत पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पैसे में है और इसलिए लैरी ने पॉलिटिक्स छोड़ दी और 1976 में न्यूयॉर्क में फर्स्ट बॉटन नामी एक इन्वेस्टर फर्म में एज ए सिक्योरिटी ट्रेडर अपने कैरियर की शुरुआत की। चंद ही सालों में ये इस कंपनी का हाईएस्ट अर्निंग एम्प्लॉय बन चुका था। इसके अंदर आगे बढ़ने और पावर हासिल करने की एक ऐसी आग थी जिसे बुझाना तकरीबन नामुमकिन था। लैरी इन्वेस्टमेंट को ऐसे समझने लग गया था कि इसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं। 1986 में लैरी ने फर्स्ट बोस्टन से रिजाइन दे दिया और एक सीक्रेट सोसाइटी कैटा बेटा फाई का मेंबर बन गया। इस सोसाइटी में दुनिया के टॉप बैंकर्स, इन्वेस्टर और पॉलिटिक्स ही शामिल हो सकते थे। लैरी इसका मेंबर कैसे बना ये तो हम नहीं जानते, मगर तकरीबन 2 साल बाद 1988 में लैरी ने इस एक कंपनी की बुनियाद रखी जो अगले 35 साल के दौरान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल कंपनी बनने वाली थी। शुरू के 5 सालों में ब्लैक रॉक की वैल्यू $5 मिलियन से $8 बिलियन हो गई। लेकिन ये सब तो एक शुरुआत थी। एक ऐसा बम फटने जा रहा था जो ब्लैक रॉक को इतना अमीर बनाने वाला था जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। 2000 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, बैंक डिफॉल्ट कर गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन लैरी इस क्राइसिस के लिए बहुत पहले से तैयार था। वो 8 साल पहले मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर चुका था और जहां सारी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई वहां ब्लैक रॉक के रिजर्व्स ट्रिलियन में चले गए। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि लैरी ने अपने कनेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसके तहत ब्लैक रॉक को उन तमाम डिफॉल्ट कर जाने वाले बैंक की ओनरशिप दे दी गई और यहीं से वो दरवाजा खुल गया जो लैरी का पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का ख्वाब पूरा करने वाला था। अगले 10 सालों में ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी एसेट इन्वेस्टमेंट कंपनी बन चुकी थी और आज की तारीख में दुनिया की तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज में ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं, चाहे वो मीडिया, बैंक, ऑयल या फिर वेपन्स बनाने वाली कंपनी में भी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक की ही है। और इसका मतलब तो यही हुआ कि ये तमाम बड़ी कंपनियां ब्लैक रॉक की मर्जी के बगैर कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती। ब्लैक रॉक ने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जो इन तमाम इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है जो फ्यूचर में इससे प्रॉफिट दे सकती है। इस प्रोग्राम का नाम है अलादीन। अलादीन इस वक्त पूरी दुनिया में $20 ट्रिलियन के एसेट मैनेज कर रहा है। $20 ट्रिलियन ये पूरे अमेरिका का टोटल जीडीपी बनता है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये प्रोग्राम इतना सही से फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर लेता है। इसका जवाब ये है कि अलादीन के पास इन तमाम लोगों का पर्सनल डेटा है जो इन बैंक, मीडिया, फार्मा और ऑयल कंपनी से जुड़ी हुई है जिनमें ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। ये इतना ज्यादा डेटा है कि फ्यूचर में इकोनॉमी के साथ क्या आने वाला है इस सॉफ्टवेयर के लिए वो प्रिडिक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि
कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि इन क्राइसिस को क्रिएट करने में ब्लैक रॉक का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो अपने एनालिसिस से ये पहले ही जान चुकी होती है कि किसी भी क्राइसिस से इनको कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लैक रॉक के बारे में आप और दूसरे लोग इतना क्यों नहीं जानते, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ब्लैक रॉक चाहती ही नहीं कि कोई इसके बारे में जाने। हालांकि दुनिया का 90% मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैक रॉक ही कंट्रोल करती है और किसी भी न्यूज, मैगजीन या पब्लिकेशन में फीचर होना इसके लिए क्या ही मुश्किल होगा। इस गुमनामी की एक वजह यह भी है कि ब्लैक रॉक के मकसद की राह में एक ही चीज रुकावट बन सकती है और वो है स्कैंडल्स। जब कोई ब्लैक रॉक के बारे में जानेगा ही नहीं तो स्कैंडल किस चीज का। अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक दुनिया की वो वाहिद फॉरेन कंपनी बन गई जिसको चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाजत मिल गई। दुनिया और खासकर अमेरिका के किसी भी कंपनी को चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं है। क्या आप जानते हैं ब्लैक रॉक ने सबसे पहले कौन सी चाइनीज कंपनी में इन्वेस्ट किया? हिकविजन में। ये एक सिक्योरिटी सर्विलेंस कंपनी है जिसके पास वो शैडो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किसी की भी तस्वीर या वीडियो बनाकर उस इंसान की पूरी हिस्ट्री और डेटा निकाल सकती है, और ये सॉफ्टवेयर फिलहाल सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट के पास ही है। ब्लैक रॉक जितनी तेजी से दुनिया की बड़ी कंपनीज को टेक ओवर करती जा रही है, आने वाले वक्त में इसका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ता चला जाएगा, और इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि हम ऐसे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जिसमें कंट्रीज से ज्यादा कंपनीज पावरफुल होंगी। हमारी पॉलिटिशियन, सोसाइटी और कल्चर और इवन सब कुछ इन्वेस्टमेंट बोर्ड ही कंट्रोल करेंगे, और ये सब सिर्फ एक कंपनी और एक इंसान के कंट्रोल में होंगे। सिर्फ एक कंपनी और इंसान के पास इतनी पावर और कंट्रोल कितना खतरनाक साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।